नमस्कार, मैं अजय गोरखा। आज का विश्लेषण का विषय है भारतीय सेना पुलिस के सामने बेबस, पाकिस्तान से सबक। एक बार पंजाब सरकार के एक प्रशासनिक प्रमुख के बेटे और उनके दोस्तों ने एक सैन्य अधिकारी की पत्नी के साथ सार्वजनिक रूप में दुर्व्यवहार किया। इस घटना के बाद सेना ने पूरे सिनेमा हॉल को घेराबंदी कर उन गुंडों को बाहर निकाला, रस्सी से बांधा और उन्हें सार्वजनिक रूप से सजा दी। इस घटना को लेकर उस समय प्रधानमंत्री ने सैन्य प्रमुख से शिकायत की। जवाब में सैन्य प्रमुख ने कहा, जो सेना अपने परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकती, उस देश की रक्षा भी नहीं कर सकती। इसलिए अपने परिवार की सुरक्षा के लिए सेना कोई भी सीमा पार करने को तैयार रहेगी। इस वाकया सेना के दृढ़ प्रतिबद्धता और अनुशासन को दर्शाता था, जहां वे अपने सम्मान और परिवार की रक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते थे। पर अब कर्नल पुष्पेंद्र भाट और उनके बेटे पर पंजाब पुलिस कर्मियों ने हमला किया। उन्हें 45 मिनट तक बेसबॉल बैट और रॉड से पीटा। एक इनकाउंटर करके आए, दूसरा भी कर देंगे कहा के पीटा। कर्नल की बाह टूटी और उनके बेटे को गंभीर चोट, सिर में चोट आई। सितंबर 2024 एक भारतीय सेना के मेजर और ब्रिगेडियर की बेटी के साथ उड़ीसा पुलिस स्टेशन में दुर्व्यवहार किया गया। ब्रिगेडियर की बेटी को पीटा गया और यौन उत्पीड़न का भी आरोप है, जबकि सेना के मेजर को बिना किसी कारण से हिरासत में रखा गया। अप्रैल 2024 केरल पुलिस ने एक भारतीय सैन्य अधिकारी के साथ दुर्व्यवहार किया और उन्हें पीटा। 2021 झारखंड के चतरा जिले में एक भारतीय सेना के जवान को मास्क न पहनने के आरोप में पुलिस ने सड़क पर गिराकर लात घूंसे मारे। सितंबर 2024 राजस्थान के एक पुलिस स्टेशन पर एक भारतीय सैन्य अधिकारी के साथ दुर्व्यवहार किया जाने का आरोप लगा। पुलिस आर्मी का बाप है कहते हुए उन्हें नग्न कर बेरहमी से पीटा। मई 2021 उत्तर प्रदेश में रेशम सिंह, जो एक भूतपूर्व सैनिक है, एक पुलिस चेक पोस्ट रोका गया। उन्हें अपना पहचान पत्र दिखा, लेकिन इसके बावजूद पुलिस ने उन्हें थाने ले जाकर पीटा, उनका मोबाइल और पैसे लूट लिए। नवंबर 2018 अरुणाचल प्रदेश के बोमडिला में सेकेंड अरुणाचल स्काउट्स बटालियन के 2 सैनिकों को अरुणाचल प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तार कर पीटा। सैनिकों को गंभीर चोटें आने के कारण अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। मध्य प्रदेश में 2 भारतीय सैन्य अधिकारी एक पिकनिक पर गए थे, जब उन पर एक स्थानीय समूह द्वारा हमला किया जाने का आरोप लगा। इस घटना में एक महिला के साथ यौन दुर्व्यवहार किए जाने की भी रिपोर्ट दर्ज की गई। जब अधिकारी पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाने गए तो पुलिस ने उनको उल्टा पीटा। जून 2024 केरला में एक भारतीय सेना जवान को पुलिस ने पीटा। जुलाई 2016 बेंगलुरु कर्नाटक में सेना के एक व्यक्ति को अज्ञात समूह ने उत्तर भारतीय दिखने के कारण हमला कर पीटा। अक्टूबर 2022 तिरुवनंतपुरम केरला में सेना के एक लेफ्टिनेंट और उनके भाई को पुलिस के 4 कर्मियों ने पीटा। नवंबर 2023 विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में एक भारतीय जवानों को पुलिस ने दिशा ऐप डाउनलोड करने के लिए मजबूर करने की कोशिश की। जब जवान ने कहा यह मामला महिला सुरक्षा के संबंधित ऐप है और उनके लिए अनिवार्य नहीं हो, तो पुलिस ने उसे सार्वजनिक रूप से पीटा। राजनीति से पीड़ित अंतर्राष्ट्रीय जासूसों द्वारा दिग्भ्रमित पुलिस द्वारा नंबी नारायण कांड ने देश को क्रायोजेनिक इंजन निर्माण की प्रक्रिया में 30 वर्ष पीछे धक्का दिया मामला हमारे सामने है। आर्मी इंटेलिजेंस के कर्नल पुरोहित का कांड हमारे सामने है। पर ये सभी बातें पढ़ी और सुनी बातें, इसकी सत्यता की गहराई में पुष्टि नहीं कर सकता। पर मैंने अनुभव में कलिंगपुंग पुलिस स्टेशन में सब इंस्पेक्टर सलीम शादा ने दिवाली के दिन पुलिस थाने के लिखित अनुमति के बिना उत्सव मनाने के आरोप में छुट्टी पर आए एक फौजी को थप्पड़ मारते मैं खुद देखा हूं। भारतीय सेना के सैनिक अपनी सुरक्षा और अपने परिवार की सुरक्षा राज्य पुलिस के सौंप कर स्वयं ड्यूटी के लिए जाते हैं, पर उनकी परिवार की तो बात छोड़िए, स्वयं की सुरक्षा पुलिस से प्राप्त नहीं कर सकते, जबकि उल्टा प्रताड़ना किया जाता है। यह संपूर्ण परिस्थिति दर्शाती है कि समय समय पर 30 विभिन्न राज्यों की पुलिस द्वारा भारतीय सैन्य अधिकारियों की पिटाई की जाती है। यह संपूर्ण परिस्थिति भारतीय सेना की मनोवैज्ञानिक स्थिति और मनोबल को प्रभावित कर रही है, जिससे उनकी युद्ध क्षमताएं कमजोर हो सकती है। यदि सैनिकों का मनोबल कम होता है तो यह देश की सुरक्षा पर असर डाल सकता है। क्या यह एक योजनाबद्ध षड्यंत्र है? क्या एक अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र का हिस्सा है? क्या इसमें देश की अंदर की कुछ शक्तिशाली समूह भी शामिल है? भू राजनीति के स्तर पर सभी देश दूसरा देश को सामरिक डिपेंडेंट रखना चाहती है, पर खुद अपने देश की सेना को कमजोर करने वाला देश शायद विश्व में एक ही है, जो भारत है। स्वतंत्रता के बाद भारतीय सेना की मनोवैज्ञानिक स्थिति और क्षमता धीरे धीरे कमजोर होती गई। अगर इस प्रक्रिया को देखा जाए तो उस समय मोदी और बीजेपी सत्ता में नहीं थे, बल्कि देश का नेतृत्व नेहरू और कांग्रेस के हाथों में था।
एक प्रसिद्ध कथा है कि एक बार नेहरू सैन्य अधिकारी के कार्यालय में गए। वहाँ 4 सुंदर अलमारियों को ताला लगा देख जब उन्होंने पूछा कि इनमें क्या है, तो उत्तर मिला, पहला अलमारी में भारतीय सेना के गुप्त दस्तावेज से संबंधित है, दूसरा नौसेनाओं के दस्तावेज से जुड़ा था, तीसरा वायुसेना के महत्वपूर्ण दस्तावेजों को संजोए हुए था, चौथे पर जब पूछा गया तो बताया इसमें देश की राजनीतिक पार्टियों से जुड़े दस्तावेज संकलित है। कहते हैं कि नेहरू ने इस स्थिति को समझा और सोचा कि भारतीय सेना सरकार से, राजनीतिक पार्टी और सरकार से कई अधिक संगठित और सशक्त है। उन्हें यह भी अंदाज लगाया कि अगर परिस्थिति बनी तो सेना सभी राजनीतिक दलों को उखाड़कर सत्ता अपने हाथ में ले सकती है। स्वतंत्रता के बाद सेना को क्रमिक रूप से कमजोर किया गया। यह कथन सत्य हो या ना हो, लेकिन स्वतंत्रता के बाद सेना कमजोर होती गई। नेहरू के बाद अन्य प्रधानमंत्रियों ने भी सेना को मजबूत करने की बजाय संकीर्ण नीतियों के तहत नियंत्रण में रखने की कोशिश की। एक सेना प्रमुख ने तो सैन्य अधिकारियों की पदोन्नति में रक्षा मंत्री के हस्तक्षेप के कारण पद मुक्ति का राजीनामा भी दिया था। मोदी सरकार के दौरान अग्निपथ और अग्निवीर योजना लागू की गई, जो दुर्भाग्यवश सेना को और भी कमजोर बनाने वाली नीति साबित हुई। राजनीति द्वारा सेना को कमजोर करने की प्रक्रिया। सेना के विशेष अधिकारों को समाप्त किया गया। सेना के आंतरिक लगायत सभी मामलों में राजनीतिक हस्तक्षेप बढ़ा। अस्थायी असुरक्षित पेंशन रहित अग्निवीर योजना, अग्निपथ योजना, एक्टिव कमबैक ड्यूटी में महिलाओं की नियुक्ति से भी कमबैक कैपेबिलिटी में प्रभाव पड़ना, सेना को और राजनीतिक उपकरण की तरह इस्तेमाल करना, पुलिस को सेना की तुलना में अधिक मजबूत बनाना, सेना को एक संस्था की तरह नहीं बल्कि सिर्फ एक औजार की तरह उपयोग किया जाना। इन सभी कारणों से सेना की स्थिति यह है कि राज्यों का पुलिस भारतीय सेना के अधिकारियों और जवानों को पिटाई करती है। भारतीय सेना इस पिटाई और इस बेइज्जती को सहन करती है और करना पड़ता है। पुलिस के पास एफआईआर करने का अधिकार है, कोर्ट में पेश करने का अधिकार होता है, जो सेना के पास नहीं है। देश में समग्र न्यायपालिका का सुरक्षा जिम्मा स्थानीय पुलिस के कंधे पर है, जो न्यायपालिका और पुलिसिंग व्यवस्था को रेसिप्रोकल पारस्परिक डिपेंडेंसी स्थापित करता है। पुलिस को राजनीतिक दलों के नेताओं का प्रमुख और उनके राज्य सरकार का संरक्षण प्राप्त होता है। पुलिस कर्मी को आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांघिक और न्यायिक क्षमता सेना के कर्नल से 4 गुना अधिक है। इन सभी कारणों से सेना का कर्नल भी पुलिस के साथ एक साधारण सिपाही की तुलना में गरीब, असहाय, कमजोर प्रतीक होता है। राजनीतिक, सांख्यिक, आर्थिक कमजोर होने का अर्थ है मार खाना। सैनिकों के पक्ष में स्वयं सेना भी मजबूती से खड़ी नहीं होती है, और जो ब्रिगेडियर, कर्नल, मेजर, कप्तान उनके समर्थन में आने चाहिए थे, वो भी पुलिस द्वारा प्रताड़ित किए गए हैं। अब भविष्य की संभावना क्या है? अंग्रेजों के आगमन से पहले की स्थिति का पुनरावृत्ति, क्या स्थिति दोहराया जा रहा है? देश को गुलाम बनाने के लिए पहले मुगलों और अंग्रेजों द्वारा आगमन हुआ था। आज की स्थिति बिल्कुल वैसे ही तो नहीं कही जा सकती, लेकिन कुछ चीजें वैसे ही प्रतीक होती है। यदि राष्ट्रीय शक्ति कमजोर होती है और सैन्य संरचना धीरे धीरे कमजोर होती है, तो यह भविष्य में बड़ी चुनौती बन सकती है। यह स्थिति धीरे धीरे अंग्रेजों आने से पहले की रजावड़ों की उपस्थिति जैसी लग रही है, जहां स्थानीय सत्ता केंद्रित थी और राष्ट्र शक्ति कमजोर हो रही थी। पहले 500 राजा रजवाड़े थे, आज 30 राज्य है। राष्ट्रीयता के ऊपर क्षेत्रीयता हावी होती थी, आज भी वैसे ही है। कश्मीर, पंजाब, नॉर्थ ईस्ट, बंगाल, तमिलनाडु की स्थिति वैसे ही है। भारत में और केंद्र और राज्य सरकार के बीच शक्ति संतुलन असंतुलित होती जा रही है। कुछ राज्यों की स्थिति तो ऐसी बन रही है कि वह राष्ट्र के भीतर एक अलग राष्ट्र जैसे दिखने लगे। इसका परिणाम यह हुआ, केंद्र सरकार की संस्थाएं ईडी, सीबीआई, आर्मी, आईबी इत्यादि अवांछनीय बाधा के रूप में दिखने लगी है। वर्तमान स्थिति को देखते हुए भारतीय सेना में कई रिक्त पद भरे नहीं जा सके। भविष्य में ऐसा प्रतीक होता है कि भारतीय सेना युवाओं के लिए उतनी आकर्षक पेशा नहीं रहेगी। पलासी के मैदान में इतिहास की एक कड़वा मोड़ लिया। मात्र 3000 ब्रिटिश इंडिया कंपनी के सैनिकों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की लगभग 50,000 की विशाल सेना को पराजित किया। लाखों भारतीय उस दृश्य को देख रहे थे, लेकिन कोई विरोध करने आगे नहीं आया। जब वो आत्मसमर्पण कर सैनिकों को ले जा रहे थे, तब हर एक व्यक्ति ने उस दिन का केवल एक एक पत्थर उठाया होता तो अंग्रेज उसी वक्त देश छोड़कर भाग जाते। लेकिन जनता इतनी भय, भ्रम और सत्ता के उत्पीड़न में जकड़ी हुई थी, किसी ने भी प्रतिरोध का साहस नहीं किया। इस ऐतिहासिक हार की जड़ें केवल युद्ध में नहीं है, बल्कि लोगों की मनोबल के पतन में भी थी। यह आत्मसमर्पण केवल सैनिकों का नहीं था, यह उस समाज का समर्पण था जिसे सत्ता ने इतना कुचल दिया था कि वो अपने अधिकारियों और अस्तित्व की रक्षा तक नहीं कर सका। आज की परिस्थिति भी कुछ वैसे है। फर्क इतना है कि जब अंग्रेज आए तो एक दिशा से आए, अब कई दिशाओं से नए रूप में, नए नामों में प्रकट होते। यदि आज भी हम नहीं जागे तो इतिहास एक बार फिर स्वयं को दोहराएगा। हमारे
पड़ोसी पाकिस्तान की स्थिति। पाकिस्तान में भी पुलिस और सेना में इसी तरह की घटनाएं होती है, लेकिन स्थिति विपरीत रही है। अप्रैल 2024 पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में एक सैनिक के परिवार के सदस्य को पुलिस ने अवैध हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार किया। सेना के अधिकारियों ने पुलिस स्टेशन पर हमला किया, पुलिस कर्मियों को पीठ पर घुटने टिकने पर मजबूर किया। पंजाब पुलिस और सेना के बीच झड़प। पुलिस अधिकारियों ने 3 आम नागरिकों को अवैध रूप से हिरासत में रखा गया था। सेना के जवानों ने पुलिस स्टेशन पर छापा मारा, पुलिस कर्मियों को पीटा और उन व्यक्तियों को रिहा करने का प्रयास किया। 2023 कराची की घटना। पाकिस्तानी सेना के जवानों ने सेना के वाहन को चेकपोस्ट पर रोकने के आरोप में ट्रैफिक पुलिस कर्मियों पर हमला किया। अगस्त 2022 पाकिस्तान में सेना के वाहन को चेकपोस्ट पर रोके जाने के कारण पुलिस चौकी पर हमला किया, जिससे 30 पुलिसकर्मी घायल हो गए। नवंबर 2021 रावलपिंडी। सेना की FWO निर्माण कंपनी के कर्मचारियों ने ट्रैफिक पुलिस जवानों को थप्पड़ मारा, जिसकी वीडियो भी सामाजिक संजाल में वायरल हुई थी। जनवरी 2020 पेशावर एक सेवानिवृत्त सैनिक की पुलिस कर्मियों से झड़प हो गई। बाद में सेना की एक सक्रिय यूनिट ने पुलिस स्टेशन को घेर लिया, पुलिस कर्मियों को धमकी दी और उस सैनिक को रिहा कर ले गए। पाकिस्तानी सेना और भारतीय सेना में क्या अंतर है और गरिमा, आक्रामकता तथा स्वाभिमान में इसके स्तर में इतना फर्क क्यों है? जबकि संख्या बल, हथियार आदि सभी मामलों में भारतीय सेना पाकिस्तानी सेना के तुलना में कई अधिक सक्षम, उन्नत है, फिर भी मोटिवेशन और आत्मगौरव के भाव में हमारी स्थिति चिंताजनक क्यों दिखाई देती है? भारत पाकिस्तान सैन्य तुलना। सामाजिक स्तर पर भारत में सेना प्रशासन के अधीन है, वही पाकिस्तान में सेना का नागरिक संस्थाओं पर भी बस सर्व है। कानूनी अधिकारों में भारत की सेना संवैधानिक और कानूनी सीमाओं में बधी हुई है, जबकि पाकिस्तान में सेना के अधिकार व्यापक और कई बार कानून से भी ऊपर माने जाते हैं। घटनाओं पर प्रतिक्रिया में भारत की सेना अक्सर राजनीतिक आदेशों की प्रतीक्षा में निष्क्रिय दिखती है, वही पाकिस्तान की सेना संकट की स्थिति में पुलिस चौकियों पर सीधा हमला कर बंधक बनाने और मुक्ति जैसे कार्यों में सीधे तौर पर शामिल रहती है। राजनीतिक प्रभाव। भारत में सेना पूर्णतः नागरिक नेतृत्व के अधीन है, जबकि पाकिस्तान में राष्ट्रीय नीतियों तय करने में सेना की निर्णायक भूमिका होती है। जब यह प्रश्न उठता है कि पाकिस्तानी और भारतीय सेना में इतना अंतर क्यों है, तो उत्तर मिलता है पाकिस्तानी सेना के त्याग, समर्पण, बलिदान की मूल्यांकन करने वाला एक पूरा राष्ट्र उनके पीछे खड़ा है। वही भारतीय सेना के त्याग, समर्पण का मूल्यांकन करने वाली, उसका सम्मान और सुरक्षा करने वाली राजनीतिक इच्छा शक्ति और माहौल देश में नहीं दिखता। अब ये सभी समस्याओं का समाधान का उपाय क्या है? भारत के 2 प्रमुख प्रतिद्वंदी चीन और पाकिस्तान दोनों में लगभग एक दलीय सैन्य व्यवस्था है, जिसमें सेना को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। चीन में सेना देश की नहीं बल्कि कम्युनिस्ट पार्टी की सेना है और वही पार्टी सत्ता में है। वही पाकिस्तान में तो ऐसा प्रतीक होता है कि मानो सेना की नहीं बल्कि सेना का देश है। भारतीय सेना को शक्तिशाली और प्रभावशाली बनाने के लिए पाकिस्तान की सेना की नकल करना आवश्यक नहीं है, लेकिन भविष्य में 2 मोर्चों पर युद्ध, 2 फ्रंट 3 फ्रंट वार की संभावना को देखते हुए एक समग्र क्रांतिकारी रूपांतर की आवश्यकता है। अब इन समस्याओं का समाधान के 3 स्तर है। शॉर्ट टर्म रिमेडीज, तत्कालीन समाधान। संस्थागत ढांचा। राज्य और केंद्र सरकार के स्तर पर सैन्य पुलिस समन्वय समितियों, मिलिट्री पुलिस कोऑर्डिनेशन कमेटियों का गठन। सामाजिक सम्मान। SC/ST एक्ट की तरह सैन्य अधिकारी संरक्षण अधिनियम, सोल्जर्स राइट प्रोटेक्शन एक्ट का प्रस्तावित मसौदा तैयार करना। नेतृत्व परीक्षण। सैन्य अधिकारियों को प्रशासनिक और कानूनी प्रक्रियाओं में विशिष्ट प्रशिक्षण प्रदान करना। संपर्क अभियान। सैनिक सम्मान, देश का अभिमान जैसे नारों के साथ रेस्पेक्ट और सोल्जर्स का अभियान चलाना। सेना को एक रक्षात्मक इकाई न मानकर राष्ट्रीय नीति निर्माण में एक परामर्शदायी भूमिका देना। सैनिक सेवा को समाज में सर्वोच्च नागरिक कर्तव्य के रूप में प्रतिष्ठित दिलाना, जिसमें योग्य युवाओं का झुकाव सिविल सर्विस से भी पहले सैन्य सेवा की ओर हो। शक्ति संतुलन के उपाय। वर्तमान समय में देश की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था में असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो गई है। विशेष रूप से सेना और पुलिस के अधिकारों और भूमिकाओं में भारी विषमता देखी जा रही है। असंतुलन के मुख्य कारण। पुलिस बल को प्राथमिकता FIR करने की राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है और न्यायिक प्रक्रियाओं में हस्तक्षेप करने का कानूनी अधिकार प्राप्त है। चूंकि पुलिस नागरिक प्रशासन का अनिवार्य अंग है, इसके पास व्यापक अधिकार और संसाधन उपलब्ध है। पुलिस कर्मियों के पास कानूनी एवं अवैध दोनों प्रकार के आय स्रोत मजबूत है, जो राज्य स्तर पर उनके एक सशक्त इकाई बनाते हैं। प्रत्येक राज्य सरकार पुलिस की और पुलिस राज्य सरकार की संरक्षक होती है। वही दूसरी ओर भारतीय सेना के पास FIR दर्ज करने का अधिकार नहीं है। सेना को न तो राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है
और न ही उसके न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने की अनुमति है। सेना नागरिक प्रशासन का भाग भी नहीं मानी जाती। सेना के पास सीमित वित्तीय संसाधन है और कोई विशेष संरक्षण संस्था, राज्य स्तरीय समर्थन तंत्र नहीं है। सबसे गंभीर बात यही है कि सेना में राजनीतिक हस्तक्षेप बढ़ गया है, जिससे सेना का नेतृत्व पूर्णतः स्वतंत्र नहीं रह गया है। जिस संस्था को देश की सबसे शक्तिशाली और आत्मनिर्भर इकाई होना चाहिए, वो प्रशासनिक व्यवस्था में पिछड़ती जा रही है। विपरीत पुलिसिंग व्यवस्था अत्यधिक प्रभावशाली हो गई है, जिसमें शक्ति संतुलन बिगड़ गया है और सुरक्षा तंत्र एकपक्षीय होता जा रहा है। समाधान के प्रमुख सुझाव। न्यायपालिका और पुलिस विभाग के बीच संस्थागत निर्भरता को समाप्त किया जाना चाहिए, ताकि पुलिस बल न्यायिक कार्यों में प्रत्यक्ष और परोक्ष अनुचित फायदा न उठा सके। पुलिस के असीमित अधिकारों में कटौती की जाए, उनकी कार्य प्रणाली में पारदर्शिता, जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। भारतीय सेना की शक्ति और अधिकारों का सुदृढ़ और विस्तारित किया जाए, ताकि उसे न्यायसंगत निर्णय लेने की स्वतंत्रता मिल सके। भारतीय सेना के लिए फास्ट ट्रैक सैन्य न्यायालय की स्थापना हो, जिसमें सभी सैन्य कर्मियों और उनके संबंधित मामलों की सुनवाई हो। देश की न्यायपालिका और जेलों की सुरक्षा के लिए एक स्वतंत्र सशस्त्र संगठन की स्थापना की जाए, जो केवल इस उद्देश्य के लिए उत्तरदायी हो, व इस जिम्मेवारी को सेना को सौंपा जाना चाहिए। एफआईआर दर्ज करने का अधिकार पुलिस से छीनकर न्यायालय को दिया जाना चाहिए, ताकि एफआईआर का दुरुपयोग रोका जा सके। राज्य सरकारों को निर्देशित किया जाए कि उनके अधीनस्थ सभी अर्धसैनिक बलों, सशस्त्र बलों को सेना की कमान श्रृंखला चेन ऑफ कमांड के अंतर्गत लाया जाए, जिसे एकीकृत नियंत्रित संभव हो सके, जैसे कि अर्धसैनिक बल, पुलिस बल के चयन, प्रशिक्षण, पदोन्नति, अनुशासनात्मक संरचना पर सेना का आंशिक नियंत्रण सुनिश्चित किया जा सके। सेना को स्वतंत्र रूप से कार्य करने की अनुमति दी जाए और इसमें किसी भी प्रकार के राजनीतिक हस्तक्षेप को सख्ती से रोका जा सके। आज हम और आप क्या कर सकते हैं? आज हमसे छोटा चीन दौड़ने लगा है और वह विश्व की महाशक्ति बनने की होड़ में अग्रसर है। चीन पाकिस्तान की गहरी होती दोस्ती भारत के खिलाफ नमक मिर्च छिड़कने का काम कर रहा है, लेकिन हम कुछ उद्योगपतियों के कंधे पर टिके हुए जमीर पर घसीटते चले जा रहे हैं। आज तो देश को ही बचा सके यही पर्याप्त होगा। इसलिए आज देश को या तो सैन्य शासन की आवश्यकता है या फिर एक समग्र क्रांति की, जो राष्ट्रीय चेतना, स्वाभिमान, सामूहिक उत्तरदायित्व से उत्पन्न हो। देश इस वक्त क्राइसिस में है। अभी परिवर्तन नहीं कर सके तो कभी नहीं। भारतीय सेना को देश की सर्वोच्च शक्ति के रूप में स्थापित करना यह आप और मैं और हर देशवासी का कर्तव्य है। धन्यवाद। जय गोरखा, जय हिंद। कालिम्पोंग पश्चिम बंगाल का एक पहाड़ी जिला है। यहाँ की मनोरम पहाड़ियों, यहाँ के भोले भाले लोग, पहाड़ी नदियाँ, झरने, चिड़ियों की आवाज़ समग्र में एक स्वर्ग है। गर्मी से परेशान है, काम की वजह से कुछ दिन ब्रेक लेना चाहते हैं, कुछ दिन परिवार के साथ बिताना चाहते हैं, तो कुछ दिन कालिम्पोंग में गुजारना एक अच्छा आइडिया है। बिना भोजन के 1000 प्रति व्यक्ति और भोजन के साथ 1500 प्रति व्यक्ति आप हमारे यहाँ परिवार बनकर रह सकते हैं। आप अपना खुद का भोजन बनाना चाहते हैं तो भी संभव है। संपर्क नंबर 8972314764।